हेलो बच्चों, आज हम लोग 9th एसएससी का दूसरा चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये दूसरा चैप्टर है केमिकल चेंज एंड रिएक्शन। ठीक है, केमिकल चेंजेस एंड रिएक्शन। तो केमिकल चेंजेस के बारे में इसमें कुछ दिया नहीं है, तो इसको हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं, क्लास 8 में। ठीक है, इसमें हमें केमिकल रिएक्शन के बारे में ही मेनली पढ़ना है। तो इसमें दिया हुआ है, सबसे पहला टॉपिक है कंडीशन फॉर केमिकल रिएक्शन। पहला टॉपिक होगा कंडीशन फॉर केमिकल रिएक्शन। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी केमिकल रिएक्शन होने के लिए कंडीशन क्या चाहिए। ठीक है, कोई भी केमिकल रिएक्शन होने के लिए क्या क्या कंडीशन हो सकते हैं, ठीक है, उसके बारे में ये पहला टॉपिक बताएगा। तो इसमें सबसे पहला कंडीशन है, सबसे कि क्लोज कांटेक्ट होना चाहिए। क्लोज कांटेक्ट, ठीक है, पहला टॉपिक है कि क्लोज कांटेक्ट होना चाहिए। अब सपोज करो दो रिएक्टेंट हैं, ये अगर मान लो एक रिएक्टेंट है, ये एक रिएक्टेंट है, ठीक है, रिएक्टेंट वन है एंड दिस इज रिएक्टेंट टू, रिएक्टेंट टू। ठीक है, ये दोनों क्या है, कांटेक्ट हो रहा है, दोनों में नहीं हो रहा। अगर दोनों में कोई कांटेक्ट ही नहीं होगा तो रिएक्शन भी क्या होगा, नहीं होगा। इन दोनों में कोई भी क्लोज कांटेक्ट नहीं है, तो यहाँ पे क्या होगा, कोई भी रिएक्शन दोनों में नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो क्लोज कांटेक्ट होना सबसे बहुत जरूरी है। तो इन दोनों को हम क्लोज कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे दोनों को लाके, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्लोज कांटेक्ट करा देंगे हम लोग, क्लोज कांटेक्ट करा देंगे तो उसके बाद से क्या हो जाएगा, इन दोनों में ही रिएक्शन हो जाएगा। क्लोज कांटेक्ट कैसे होगा, ग्राइंडिंग करके उन दोनों को, या फिर किसी सुटेबल सॉल्ट में हम लोग, किसी सुटेबल सॉल्वेंट में हम लोग उसको मिक्स कर दें। जैसे ये देख लो, मान लो ये सोडियम है, ये सोडियम है, मेटल है, ठीक है, यहाँ पे वाटर है, एक बीकर में वाटर रखा हुआ है, ये है वाटर। इन दोनों में कोई कांटेक्ट हो रहा है, नहीं हो रहा है। अगर वही हम सोडियम को इसमें डिजोल्व कर देंगे तो क्या हो जाएगा, क्लोज कांटेक्ट हो जाएगा दोनों के बीच में, सोडियम और वाटर के बीच में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये रिएक्शन हो जाएगा, रिएक्शन हो जाएगा, बेस बना लेगा और हाइड्रोजन गैस को रिलीज कर देगा। ठीक है, तो कोई भी रिएक्शन होने के लिए क्लोज कांटेक्ट होना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, क्लोज कांटेक्ट होना बहुत जरूरी है। पहला कंडीशन ये हो गया। दूसरा कंडीशन है, यहाँ पे देख लो, द स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट, द स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट। पिछले क्लास में हम लोग पढ़े होंगे कि सॉलिड, लिक्विड और गैस तीन स्टेट पाए जाते हैं, फिजिकल स्टेट होते हैं। इसमें सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी किसकी होती है, सबसे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी गैसेस की होती है। क्यों, क्योंकि गैसेस में रैंडम मोशन क्या होता है, सबसे फास्ट होता है, और सॉलिड में काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, सबसे लीस्ट होता है। क्यों, क्योंकि उसके मॉलिक्यूल्स मूव नहीं कर पाते हैं, ओनली वाइब्रेट कर पाते हैं। तो सबसे ज्यादा कोलिजन की फ्रीक्वेंसी किसमें होगी, गैस में होगी। कोलिजन मतलब एक दूसरे पार्टिकल से टक्कर करना। ठीक है, तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन किसमें होगा, गैसेज स्टेट में ही होगा। तो अगर मान लो कोई सब्सटेंस है, कोई रिएक्टेंट है, अगर वो गैसेज स्टेट में है और वही सब्सटेंस सॉलिड या फिर लिक्विड स्टेट में है, तो रिएक्शन किस में सबसे फास्ट होगा, गैसेज स्टेट में सबसे फास्ट रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है, गैसेज स्टेट में सबसे फास्ट रिएक्शन हो जाएगा। जैसे वाटर का एग्जांपल ले लो आप, अगर H2 प्लस O2 क्या है, दोनों ही लिक्विड स्टेट में है, तो रिएक्शन थोड़ा स्लो होगा। अगर H2 प्लस O2 दोनों ही गैसेस स्टेट में, तो H2O का फॉर्मेशन क्या होगा, और ही जल्दी हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट। तो स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट में
सबसे फास्ट रिएक्शन किस में होगा? गैसेस स्टेट में सबसे फास्ट होगा। क्यों होगा? क्योंकि वहां पे कोलिजन ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या है? मैक्सिमम है। वहां पे क्या होगा? फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन सबसे मैक्सिमम होगा, इसीलिए गैसेस स्टेट में क्या होगा? रिएक्शन भी सबसे फास्ट होगा। ये हो गया द स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट के बारे में। तीसरा इसमें कंडीशन दिया हुआ है हीट के बारे में। अगर सपोज करो कोई रिएक्शन क्या है? एंडोथर्मिक रिएक्शन है, तो अगर हम लोग जब तक उसको हीट नहीं करेंगे तो क्या होगा? वो डिकम्पोज होगा? नहीं होगा। कोई भी रिएक्शन अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो जब तक हम लोग उसको टेम्परेचर नहीं देंगे तो क्या होगा? वो हीट नहीं देंगे तो क्या होगा? उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, तो क्या होगा? वो तब तक डिकम्पोज नहीं हो पाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे देख लो आप लोग, यहाँ पे KClO3 का एग्जाम्पल दे दिया है। पोटेशियम क्लोरेट है, KClO3 हीट कर रहे हैं हम लोग इसको, तो ब्रेक हो जा रहा है KCl+O2 में। तो यहाँ पे कंडीशन क्या होना चाहिए? हीट है। अगर जब तक हम इसको हीट नहीं देंगे तो ये रिएक्शन होगा? नहीं हो पाएगा। ठीक है, इसी तरह से अगर हम लोग देख लो, यहाँ पे आयरन और सल्फर को मिक्स कर रहे हैं, आयरन और सल्फर को मिक्स कर रहे हैं, तो जब तक हम लोग हीट नहीं करेंगे तो क्या होगा? वो रिएक्शन नहीं हो पाएगा। रिएक्शन होने के बाद क्या बनाएगा? आयरन सल्फाइड बना लेगा। देखो, आप लोग पढ़े होंगे पिछले क्लासों में काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर में, जब हम किसी भी सब्सटेंस को हीट करते हैं तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? बढ़ती है। जब किसी भी सब्सटेंस को हम लोग हीट करते हैं तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? इंक्रीज करता है। जब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगा तो नंबर ऑफ कोलिजन भी क्या होंगे? बढ़ेंगे मॉलिक्यूल्स के बीच में। अगर हम लोग टेम्परेचर को हीट करेंगे, टेम्परेचर क्या करेंगे? इंक्रीज करेंगे, तो क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा। काइनेटिक एनर्जी अगर बढ़ रहा है तो क्या होंगे? नंबर ऑफ कोलिजन्स भी बढ़ेंगे। अगर नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़ रहा है तो रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन भी बढ़ेगा। इतना जान जाओ आप लोग कि किसी भी केमिकल रिएक्शन का कितना फास्ट होगा, कितना स्लो होगा, ये डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ कोलिजन्स ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हो रहे हैं। अगर नंबर ऑफ कोलिजन्स ऑफ मॉलिक्यूल ज्यादा हैं तो रेट ऑफ द रिएक्शन भी ज्यादा होगा। अगर नंबर ऑफ कोलिजन कम है मॉलिक्यूल्स के बीच में तो रेट ऑफ द रिएक्शन भी कम होगा। ठीक है, ये हो गया हीट के बारे में। हीट क्या इफेक्ट करता है? अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ता है मॉलिक्यूल्स का। काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स के बढ़ेंगे तो क्या होगा? उससे नंबर ऑफ कोलिजन्स भी इंक्रीज करते हैं, तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ता है। ठीक है, एक पॉइंट है देख लो यहाँ पे, अगर टेन डिग्री टेम्परेचर हम लोग बढ़ाते हैं, 10 डिग्री टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाता है? रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाता है। रिएक्शन डबल हो जाता है, डबल हो जाता है। ये आप लोग याद कर लो, ये अभी क्लास 11 की बात है। रेट ऑफ रिएक्शन होता क्या है? मान लो सपोज करो 25 पे रेट है, 1 टाइम्स 1 है, तो अगर 35 कर देंगे तो रेट क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। समझो, यही इसका मेन अभी मतलब है। ठीक है, ये हो गया हीट के बारे में। तो 3 कंडीशन हम पढ़ लिए। पहला है क्लोज कॉन्टेक्ट होना चाहिए, दूसरा है स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट, और तीसरा है हीट। चौथा हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, चौथा कंडीशन है लाइट। चौथा कंडीशन है लाइट। अगला कंडीशन है लाइट। ठीक है, लाइट है, लाइट। अब देखो, कुछ ऐसे रिएक्शन हैं जो लाइट के प्रेजेंस में ही होते हैं। अगर लाइट प्रेजेंस नहीं होगा वहां पे तो क्या होगा? वो रिएक्शन ही नहीं होगा। कुछ ऐसे स्पेसिफिक रिएक्शन होते हैं जहाँ पे लाइट का प्रेजेंस क्या है? एकदम इम्पोर्टेंस है। ठीक है, जैसे H2 और Cl2 का हम लोग रिएक्शन करवाते हैं, H2 और Cl2 का
रिएक्शन अगर हम लोग करवा रहे हैं तो HCl प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पे मेन कंडीशन क्या है, अगर जब तक डिफ्यूज लाइट नहीं होगा, डिफ्यूज लाइट नहीं होगा, तो ये रिएक्शन क्या होगा, प्रोसीड नहीं करेगा। ठीक है, ये रिएक्शन प्रोसीड नहीं करेगा। इसी तरह दूसरा रिएक्शन है ओजोन का फॉर्मेशन, आप लोग सुने होंगे, ओजोन का फॉर्मेशन आप सुने होंगे। O2 अगर जब तक अल्ट्रावायलेट लाइट नहीं होगा तो क्या होगा, ओजोन का फॉर्मेशन नहीं होता है, ओजोन का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है। तो यहाँ भी लाइट का क्या होना चाहिए, एकदम कंपल्सरी है ये ओजोन के फॉर्मेशन के लिए। इसी तरह से आप लोग पढ़े होंगे फोटोसिंथेसिस रिएक्शन। अगर फोटोसिंथेसिस रिएक्शन कब होगा, जब तक लाइट नहीं होता है, सनलाइट नहीं प्रेजेंस रहेगा, तब तक क्या होगा, फोटोसिंथेसिस रिएक्शन भी नहीं होता है। जब तक सनलाइट प्रेजेंस नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस भी क्या होगा, नहीं होता है। जैसे देख लो यहाँ पे फोटोसिंथेसिस रिएक्शन, फोटोसिंथेसिस, ठीक है, यहाँ पे होगा 6CO2 प्लस H2O प्रोडक्ट बनाएगा और ग्लूकोज C6H12O6 प्लस 6O2। ये रिएक्शन कब तक नहीं होगा, जब तक सनलाइट प्रेजेंस नहीं होगा, जब तक सनलाइट प्रेजेंस नहीं होगा। सनलाइट ये मेन कंडीशन है इस रिएक्शन को होने के लिए। ठीक है, जब तक सनलाइट प्रेजेंस नहीं होगा तब तक क्या होगा, फोटोसिंथेसिस रिएक्शन भी नहीं होगा। तो लाइट का क्या है, अगर कोई स्पेसिफिक रिएक्शन है जहां पे लाइट की जरूरत है, अगर वहां पे लाइट नहीं होगा तो क्या होगा, वहां पे वो रिएक्शन भी नहीं होगा। ठीक है, इसी तरह से पांचवा कंडीशन है, फिफ्थ नंबर का कंडीशन है, फिफ्थ नंबर है प्रेशर। ठीक है, प्रेशर, प्रेशर है। अब देख लो कुछ ऐसे रिएक्शन हैं जहां पे अगर हम रिएक्टेंट साइड में क्या करेंगे, प्रेशर नहीं लगाएंगे, रिएक्टेंट पे प्रेशर नहीं लगाएंगे, हाई प्रेशर, तो क्या होता है, वहां पे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होता है। जब तक हाई प्रेशर हम लोग ना लगाएं तो क्या होगा, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होगा। जैसे अमोनिया का ही फॉर्मेशन आप लोग सुने होंगे हैबर प्रोसेस से, ये है अमोनिया का फॉर्मेशन बाय द हैबर प्रोसेस। ठीक है, अगर हम यहाँ पे हाई प्रेशर ना लगाएं, हाई प्रेशर क्या करें, ना लगाएं, हाई प्रेशर लगभग 400 एटीएम, 400 एटीएम, अगर इतना हम लोग प्रेशर ना लगाएं तो ये क्या होगा, अमोनिया का फॉर्मेशन होगा ही नहीं। प्रेशर लगाने से मतलब ये है कि अगर सपोज करो किसी भी गैस पर हम प्रेशर लगाते हैं तो उसके मॉलिक्यूल्स क्या हो जाते हैं, पास पास आ जाते हैं, तो रिएक्शन भी क्या हो जाता है, जल्दी हो जाता है। अगर कोई भी गैस है उस पर हम प्रेशर लगाते हैं तो गैस के मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, पास पास आ जाते हैं। जब पास पास आ जाएंगे तो कोलिजन भी उनके बीच में बढ़ जाएगा, तो इससे रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, इसी तरह से देखो इलेक्ट्रिसिटी, कुछ ऐसे रिएक्शन हैं, सम रिएक्शन ऑकर व्हेन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इज पास, कुछ ऐसे रिएक्शन है जिसमें अगर हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तभी वो रिएक्शन होगा। जैसे एसिडुलेटेड वाटर डिकम्पोजिंग and passing electric current through it giving hydrogen and oxygen gas। अगर एसिडुलेटेड वाटर है उसमें हम इलेक्ट्रिसिटी को पास कर रहे हैं तो ब्रेक किसमें हो जा रहा है, देख लो ब्रेक हो जा रहा है हाइड्रोजन और वाटर में। यहाँ पे इलेक्ट्रोलिसिस लिखा है, इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब किसी भी कंपाउंड को इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में ब्रेक करना, लिसिस मतलब ब्रेक करना, किसी भी कंपाउंड को इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में ब्रेक करने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस बोलते हैं। तो H2O को हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पास करवा रहे हैं H2O से, तो ब्रेक हो जा रहा है किसमें, हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन गैस में। तो ये हो गया इलेक्ट्रिसिटी वाला। अब सेवेंथ कंडीशन देख लो, कैटलिस्ट होता है सेवेंथ कंडीशन।
इसमें कैटलिस्ट में लिखा होगा एक कैटलिस्ट होता क्या है, कैटलिस्ट होता है ए कैटलिस्ट कैन इंक्रीज और डिक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट इटसेल्फ अंडरगोइंग एनी चेंज। कैटलिस्ट क्या होता है, वो रेट ऑफ द रिएक्शन को या तो इंक्रीज कर देगा या तो डिक्रीज कर देगा, लेकिन वो रिएक्शन में क्या होता है, टेक पार्ट नहीं करता। सपोज करो रिएक्शन के पहले अगर कैटलिस्ट का अमाउंट 10 ग्राम है तो रिएक्शन के बाद भी उसका अमाउंट कितना होगा, 10 ग्राम ही होगा। क्यों, क्योंकि कैटलिस्ट का अमाउंट रिएक्शन के पहले और बाद में कोई कमी नहीं आती है। क्यों, क्योंकि वो रिएक्शन में भाग ही नहीं लेता है, वो केवल रेट को इंक्रीज कर देगा या तो डिक्रीज कर देगा किसी कंडीशन को चेंज करके। ठीक है, तो यहाँ पे कैटलिस्ट के बारे में ये सबसे जानना जरूरी है कि वो क्या करता है, रेट ऑफ द रिएक्शन को या तो इंक्रीज करेगा या तो डिक्रीज करेगा विदाउट इटसेल्फ अंडरगोइंग एनी चेंज, उसके अंदर कोई चेंज नहीं होता है। ठीक है, देख लो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, अच्छी बात, ए कैटलिस्ट इज ए सब्सटेंस, ए कैटलिस्ट इज ए सब्सटेंस which increase or decrease the rate of reaction but remains unchanged at the end of reaction। कैटलिस्ट क्या होता है, इंक्रीज कर देता है या फिर डिक्रीज कर देता है, लेकिन रिएक्शन के एंड में क्या होता है, वो कोई चेंज उसमें नहीं होता है। ठीक है, पोटेशियम क्लोरेट ये लिख रहा है कि 230 डिग्री सेंटीग्रेड पे डिकम्पोज होने के बजाय 400 डिग्री सेंटीग्रेड पे डिकम्पोज होता है अगर मैग्नीज नहीं प्रेजेंस है तो। जैसे ये बोल रहा है यहाँ पे, अगर ये रिएक्शन है, सपोज करो KClO3, ये किस पे होगा, 400 डिग्री पे डिकम्पोज होगा KCl में और O2 में। ठीक है, लेकिन अगर यही KClO3 अगर मैग्नीज प्रेजेंट है तो कितना चाहिए, 230 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या हो जाता है, डिकम्पोज होता है KCl में और O2 में। ये बात बोल रहा है, अगर क्या है कैटलिस्ट प्रेजेंट है तो क्या हो जाएगा, इजिली वो डिकम्पोज हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देख लो, मोलिब्डेनम एक्ट एज ए प्रमोटर ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया। अमोनिया का फॉर्मेशन अभी हम लोग किए हैं, तो यहाँ पे क्या है, आयरन या फिर मोलिब्डेनम किसके फॉर्म में काम करता है, कैटलिस्ट के फॉर्म में काम करता है। ये हो गया 7th नंबर का पॉइंट। 7th नंबर मतलब, ठीक है, मतलब कैटलिस्ट के बारे में। 8वां दिया हुआ है कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट के बारे में। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, पहले देख लो इसमें लिखा क्या है कंसंट्रेशन के बारे में। कंसंट्रेशन के बारे में लिखा है, विच द इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज। इसके लिए क्या है, ये बोल रहा है कि अगर हम लोग कंसंट्रेशन को इंक्रीज करेंगे तो रेट ऑफ द रिएक्शन भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज करेगा। रेट ऑफ द रिएक्शन इसलिए इंक्रीज करता है कंसंट्रेशन इंक्रीज करने पे, अगर ज्यादा कंसंट्रेशन सपोज करो हम लोग कर दिए तो कोलिजन भी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, कोलिजन भी ज्यादा हो जाएगा। और हम जानते हैं कि कोई भी केमिकल रिएक्शन नंबर ऑफ कोलिजन्स पे ही मेनली डिपेंड करता है। क्या होता है, नंबर ऑफ कोलिजन्स पे ही मेनली डिपेंड करता है। तो अगर हम लोग कंसंट्रेशन बढ़ा दे रिएक्टेंट का तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा ड्यू टू द इंक्रीज इन नंबर ऑफ कोलिजन्स। ठीक है, ये हो गया कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट के बारे में। जैसे ये सपोज करो, पहले ये मान लो कंसंट्रेशन है दो रिएक्टेंट का, कंसंट्रेशन 10 है, मान लो 10 है, और उसके बाद से क्या हो जा रहा है, कंसंट्रेशन 20 हो जा रहा है, 20 मोलर हो जा रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, रेट ऑफ द रिएक्शन इंक्रीज कर जाएगा। रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, ये है फर्स्ट वाला या फिर ए है और ये है बी है। ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन किसका होगा, बी का ज्यादा होगा ए से।
रेट ऑफ रिएक्शन किसका ज्यादा होगा, बी का ज्यादा होगा ए से। ये हो गया कंडीशन फॉर ए केमिकल रिएक्शन। कितने कंडीशन है यहाँ पे, 8 कंडीशन है। पहला कंडीशन है, हम लिख दे रहे हैं लास्ट में, कंडीशन फॉर केमिकल रिएक्शन। कंडीशन फॉर केमिकल रिएक्शन, कंडीशन फॉर केमिकल रिएक्शन। पहला कंडीशन है क्लोज कॉन्टैक्ट, दूसरा है द स्टेट ऑफ रिएक्टेंट, द स्टेट ऑफ रिएक्टेंट, थर्ड है हीट, फोर्थ है लाइट, ठीक है, फिफ्थ है प्रेशर, सिक्स है इलेक्ट्रिसिटी, सेवेंथ है कैटलिस्ट, एट्थ है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। ये 8 कंडीशन है केमिकल रिएक्शन होने के लिए, ठीक है। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, ओके।